नमस्कार। आप सब लोगों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि ये त्यौहार आप लोगों को और मजबूत बनाएगा, हम लोगों के रिश्तों को मजबूत बनाएगा, भाई बहन के रिश्ते को और मजबूत बनाएगा और समाज में अच्छाई लाएगा। पॉलिटी की अगली वीडियो आप लोगों के सामने है। स्टेट गवर्नमेंट हो गया था, सेंटर और स्टेट में एक छोटा सा टॉपिक रह गया है। महान्यायवादी मतलब अटॉर्नी जनरल और महाधिवक्ता मतलब एडवोकेट जनरल, इसको मैं एक 10 मिनट की वीडियो में ख़त्म कर दूंगा। उससे पहले मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाया है, स्थानीय स्वशासन, लोकल गवर्नमेंट या सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है और पॉलिटी किसी भी एग्जाम में ले लीजिए, पीसीएस से लेके क्लर्क के एग्जाम में, ये वो चैप्टर है फंडामेंटल राइट के बाद जिससे हमेशा क्वेश्चन पुटअप होते हैं, कंसिस्टेंटली क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 2 वीडियो में हम लोग फिनिश करेंगे। इसकी पहली वीडियो है कि स्थानीय स्वशासन होता क्या है, उसके बारे में जानते हैं और कैसे भारत में इसका विकास हुआ उसके बारे में जानते हैं। सेल्फ गवर्नमेंट या स्थानीय स्वशासन मतलब क्या है? किसी लोकल जगह का अपना शासन कैसे हो रहा है ना? आपको पता है कि भारत एक सेमी फेडरल स्टेट नेशन है। सेमी फेडरल मतलब अर्धसंघीय, मतलब संघीय व्यवस्था तो है। संघ मतलब क्या होता है कि कई सारे छोटे छोटे राज्य और उनका हेड एक संघ होता है। लेकिन फेडरल, प्योर फेडरल सिस्टम में, प्योर संघात्मक व्यवस्था में राज्यों को बहुत ज़्यादा आज़ादी होती है ना, बहुत ज़्यादा उनके पास शक्ति होती है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, ज़्यादातर शक्तियाँ केंद्र के पास केंद्रित हैं, इसीलिए संघात्मक होकर भी कुछ कुछ एकात्मक है। ठीक है, फिर भी सेमी फेडरल तो है ही हम लोग। तो अगर हम देखें, प्राचीन काल से ही भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण होना शुरू हुआ था। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, मतलब कि सत्ता का एक केंद्र नहीं था। सत्ता का एक केंद्र किसी भी स्थान के लिए सही नहीं होता है। जितनी ज़्यादा पावर अलग अलग हाथों में रहेंगी उतना ही पवित्र, उतना ही मजबूत लोकतंत्र होगा। आप लोग पता है कि भारत में वर्तमान में जो सत्ता का बंटवारा है वो कई स्तर पे हो गया है ना? उसी स्तर को हमको पढ़ना है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, सत्ता के विकेंद्रीकरण का परफेक्ट एग्जाम्पल है स्थानीय स्वशासन कि किस प्रकार से। देखिए, सबसे जो मेन पावरफुल बॉडी है हमारी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्रीय शासन है। उसके बाद राज्य का शासन है और उसके बाद एक तीसरा भी स्वरूप बनाया गया था। वही तीसरा स्वरूप ही स्थानीय स्वशासन कहलाता है, या जिसको हम आम भाषा में पंचायती राज व्यवस्था समझते हैं ना, पंचायत तक। ये गांधी जी का सपना था कि भाई गाँवों को मजबूत बनाना है। भारत तो गाँव का देश है, करीब 6 लाख गाँव हैं भारत में। तो उन्होंने कहा था जब तक अंतिम व्यक्ति जो है वो मजबूत नहीं होगा तो कैसे देश के शासन में उसकी भागीदारी हम संपन्न मानेंगे, भले हम लोग लोकतंत्र हैं। अब एक गांव में अगर एक कोई मलिन बस्ती में रहने वाला व्यक्ति है, वो राज्य सरकार से या केंद्र सरकार तक अपनी आवाज़ नहीं पहुंचा सकता। लेकिन अगर ऐसी व्यवस्था कर दी जाए कि उस गाँव में ही उसकी कोई सुनने वाला हो, शासन खुद उठ के उस गाँव तक चला आए, तो शायद अपनी बात वो बता देगा। तो यही थीम थी जो कि इतने बड़े स्वरूप को लेके इसने जन्म दिया और वर्तमान में जो व्यवस्था हमारे सामने है वो आप लोगों के सामने प्रतिबिंबित है। भारत में स्थानीय स्वशासन या लोकल गवर्नमेंट का अगर हम जिक्र करें तो काफ़ी पहले से समझ में आता है, उसका स्वरूप दिखता है, समय समय पर स्वरूप बदलता गया। प्राचीन काल में जो चोल प्रशासन था, जब मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो चोलाज करेंगे हम लोग, दक्षिण के ये का एक राज्य था, बहुत फेमस, बहुत ही कीर्तिवान राज्य था। और ये इसमें सत्ता का विकेंद्रीकरण बहुत ज़बरदस्त था, मतलब कि जो लोकल गवर्नमेंट थी बहुत शानदार थी। गुप्त काल में भी कुछ कुछ देखने को मिलता है, लेकिन इसमें लोकल गवर्नमेंट सबसे ज़बरदस्त थी। तो प्राचीन काल में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो चोल साम्राज्य में स्थानीय स्वशासन सबसे मजबूत था औरों की तुलना में। ठीक है, उसके बाद अगर हम ब्रिटिश भारत में पहुंचते हैं, ब्रिटिश भारत में अगर पहुंचा जाता है तो सबसे पहले 1793 के चार्टर में स्थानीय निकायों के बारे में जिक्र किया गया। और जो हमारी प्रेसिडेंसी थी उसमें स्थानीय निकायों को, जो उनके प्रोविंस थे, जो 3 प्रेसिडेंसी थी अंग्रेजों की उस समय में, बंगाल, मद्रास और बम्बई, इनमें स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की गई 1793 के चार्टर में। ये पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद इसमें थोड़ी और डेवलपमेंट आई। 1842 में जो बंगाल का जो अधिनियम आया, बंगाल एक्ट आया, उसमें प्रांतों से जो मुख्य प्रांत था, मतलब जो प्रेसिडेंसी थी, बंगाल प्रेसिडेंसी, अब तक स्थानीय स्वशासन से वहीं तक केंद्रित था, लेकिन पहली बार और क्षेत्रों में भी बढ़ाया गया इसको। कहाँ बढ़ाया गया? प्रेसिडेंसी से बाहर भी इसको बढ़ाया गया स्थानीय स्वशासन को। तो उसका मतलब क्या है? धीरे धीरे ये पंचायती सिस्टम जो है, मतलब धीरे धीरे ये जो गांवों को या छोटे क्षेत्रों को शक्ति देने का जो सिलसिला है वो बढ़ रहा था। ठीक है, ब्रिटिश काल में भी 1842 तक प्रेसिडेंसी से बाहर अब पंचायतों की स्थानीय स्वशासन की रीच हो चुकी थी।
नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार आया है, मुझे याद भी नहीं है, मैं तो जब भी पेपर देता हूँ क्वेश्चन आ ही जाता है कहीं ना कहीं से। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया, लॉर्ड रिपन। वैसे 1882 में क्या किया था इन्होंने? 1882 में इन्होंने उपखंड, सब डिविजन्स, जो एसडीएम वगैरह, सब डिवीजन और जिला बोर्ड का निर्माण किया था। इसे बहुत मील का पत्थर माना जाता है भारत में स्थानीय स्वशासन का। कोई एक निर्धारित निकाय का निर्माण इस काल में हुआ लॉर्ड रिपन के द्वारा। इससे पहले 1864 में लॉर्ड मेयो ने एक प्रकार से इसकी आधारशिला, इसकी नींव शुरू कर दी थी, लेकिन ये वास्तविक रूप से अपने स्वरूप में 1882 में आया, जिसमें कि सब डिवीज़न और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की स्थापना हुई एक प्रकार से। और ये सीधे सीधे जो प्रांतीय परिषदें थी, है ना, प्रांतीय सरकारें थे, उसके प्रति जवाबदेह थे। तो ये पहली बार माना गया कि थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हुआ है। ये क्लियर हो गया। इसके बाद अगर हम आते हैं 20वीं शताब्दी में, तो 1919 में पहली बार स्थानीय स्वशासन को क्लियर किया गया कि हाँ स्थानीय स्वशासन होना चाहिए। द्वैध शासन प्रणाली शुरू की गई, द्वैध, है ना, ड्यूअल सिस्टम जो था। और उसके बाद पहली बार भारत सरकार अधिनियम में स्थानीय स्वशासन के बारे में क्लियर कट बातें की गई। ठीक है। 1935 से जो भारत सरकार अधिनियम था उसमें बिल्कुल स्पष्ट बातें कर दी गई थी कि भाई भारत में स्थानीय स्वशासन होना चाहिए और उसके लिए प्रांतीय सरकारों को कई अधिकार प्रदान किए गए थे। ठीक है। दो चीज़ें, तो किन किन अधिनियम में स्पष्ट रूप से बातें की गई हैं? 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम और 1935 का भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, ये इन दोनों में यह जिक्र था। इससे पहले 1907 में एक शाही आयोग भी बना था। 1907 में शाही आयोग बना था, जिसने अपनी रिकमेंडेशन दी थी कि भाई हाँ कि देश में स्थानीय स्वशासन को, मतलब ब्रिटिश भारत में स्थानीय स्वशासन को मजबूत करना है। ठीक है। और इसकी रिपोर्ट को एग्री हुए थे लॉर्ड हार्डिंग 1915 में। तो लॉर्ड हार्डिंग की संस्तुति के बाद ही 1919 के लॉर्ड हार्डिंग की संस्तुति, मतलब उनकी रिकमेंडेशन के बाद ही, और कहीं ना कहीं शाही आयोग की रिकमेंडेशन के बाद ही 1919 में स्थानीय स्वशासन का टॉपिक डाला गया। तो याद है आपको, समझ गया आप शाही आयोग और उसका रिलेशन 1919 के अधिनियम में सेल्फ गवर्नमेंट्स के टॉपिक को लेके। ये क्लियर हो गया। अब ये तो मुद्दा हो गया कि आज़ादी से पहले तक किस किस तरह, ये ब्रीफली हमने देख लिया किस किस तरह से स्वशासन डेवलप हो रहा था। अब आज़ादी के बाद अगर बात आती है तो देखिए, जो नेहरू जी थे, जो नेहरू हमारे थे, ये एक समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति थे। और इन्होंने इसीलिए सबसे पहले जब देश आज़ाद हुआ 1950 के बाद सरकार ने अपना कार्य संभाला, तो उन्होंने कोऑपरेटिव डेवलपमेंट की बातें बहुत की, है ना, सामुदायिक विकास की बात की, जो कि कहीं ना कहीं गांधी जी के सपनों को पूरा करने की कोशिश थी। देखिए, गांधी जी का मानना था कि देश में सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए और सत्ता की पावर गाँवों को भी मिलनी चाहिए, है ना, जिसके कारण कि अनुच्छेद 40 में ये स्पष्ट होता है। अनुच्छेद 40 जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, उसमें लिखा हुआ कि ग्राम पंचायतों का गठन राज्य सरकार के द्वारा सुनिश्चित किया जाए, केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा सुनिश्चित किया जाए। अनुच्छेद 40 से पहले से इसमें था, लेकिन ये पता है आपको कि नीति निर्देशक सिद्धांत एडवाइजरी हैं, है ना, ऑब्लिगेटरी तो है नहीं, मतलब कोई असर तो डाल नहीं सकते हैं, सरकार चाहे तो करे चाहे तो ना करे। तो सबसे पहले 1950 में सामुदायिक कार्यक्रमों की शुरुआत की गई, जिसके लिए पंचायती राज विभाग का निर्माण हुआ और उसने काम करना शुरू किया। लेकिन जो मैंने बताया ये विधिवत रूप से 1952 में इसका शुरुआत हुई, 2 अक्टूबर 1952 में, सामुदायिक कोऑपरेटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम। लेकिन ये पूरी तरह कामयाब नहीं रहा। जो इससे एक्सपेक्टेशन थी वो उस पर ये खरा नहीं होता। और नेहरू जी को भी लगा कि इसके लिए हमें कुछ एक थॉरो वर्क की ज़रूरत है, एक विशिष्ट प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इसके लिए फिर शुरू हुआ एक ना रुकने वाले कमेटियों का सिलसिला। ठीक है। और ये सारी कमेटियां पेपर में ज़बरदस्त तरीके से आई हैं। स्थानीय स्वशासन के चैप्टर में ये कमेटियां बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए आप लोगों के लिए। ठीक है। सबसे पहली कमेटी 1957 में निर्मित की गई कि किस प्रकार से भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया जाए। बलवंत राय मेहता कमेटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हजारों बार आई पेपरों में। बलवंत राय मेहता कमेटी जो बनी, उसका नाम क्या था? ग्रामोद्धार कमेटी। ग्राम का उद्धार, ग्रामोद्धार मतलब ग्राम का उद्धार मतलब क्लियर, उसको अच्छा कैसे बनाया जाए, उद्धार कैसे किया जाए। इस कमेटी का गठन 1957 में किया गया और 1957 में ही इसकी रिपोर्ट पेश हो गई। बहुत से बुक्स में ना कुछ गड़बड़े दी हैं, 58 भी दिया हुआ है। 1957 में रिपोर्ट पेश हुई और इस रिपोर्ट में 3 टियर पंचायती राज सिस्टम की बात की गई। 3 टियर, 3 स्तर पे पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। किन किन स्तर पे?
ग्राम लेवल पे, विलेज लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ग्राम स्तर पे, प्रखंड स्तर पे मतलब मंडल स्तर पे, ब्लॉक लेवल पे और जिला स्तर पे। तीन, एक तो ग्राम पंचायत, एक मंडल पंचायत जिसको कि पंचायत समिति बोलते हैं, और तीसरा जिला परिषद, ठीक है। और इसको एक्सपेरिमेंट के तौर पे अपनाया गया आंध्र प्रदेश में 58 में। कभी अपनाया गया? आंध्र प्रदेश में 1958 में इसको एक्सपेरिमेंट के तौर पे अपनाया गया। और ऑफिशियली 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से, पता नहीं कितनी बारी क्वेश्चन आया, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में राजस्थान में विधिवत रूप से शुरू हुआ, लेकिन एक्सपेरिमेंट के रूप में अगर पहली बार देखा जाए तो आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ, लेकिन ऑफिशियली शुरू हुआ नेहरू जी के द्वारा शुरू किया गया नागौर से, और उसके बाद आंध्र प्रदेश में लागू हुआ, ठीक है। ये सिस्टम हो गया। लेकिन इस सिस्टम में भी ना इसको, आपको पता है कि इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा, इसको स्टेटस इसको नहीं मिला था, तो पूरी तरह से लागू होने में से समस्याएं आ रही थी, राज्य के ऊपर था और पूरी तरह से ये लागू हो भी नहीं पा रहा था। जिस नीयत के साथ, जिस सोच के साथ इसकी शुरुआत की गई थी वो कहीं ना कहीं खो गई थी। फिर इमरजेंसी का दौर आ गया है ना, उस समय वैसे ही लोकतंत्र खतरे में पड़ गया था। तो इमरजेंसी खत्म होने के बाद फिर अशोक राय मेहता कमेटी का निर्माण किया गया, क्योंकि इसको फिर से ओवरऑल करके ना एक नई व्यवस्था लागू की जाए, जो उसमें कमियां हैं उसे दूर किया जाए, लोगों की उदासीनता, क्योंकि इस व्यवस्था के तहत ना डिसेंट्रलाइजेशन पूरी मजबूती से नहीं हो पाया, जो सोच थी उस सोच से नहीं हो पाया, बिकॉज इस निचले लेवल तक जितनी शक्ति होनी चाहिए उतनी शक्ति दी नहीं गई, ठीक है। अब आगे क्या हुआ? 1977 में अशोक राय मेहता कमेटी स्थापित की गई। कौन सी कमेटी स्थापित की गई? अशोक राय मेहता, मार्कर जरा चेंज कर दूं, अशोक राय मेहता कमेटी स्थापित की गई, जिसने क्या 78 में रिपोर्ट दी। अब ये फैक्ट याद करना आपको, 1978 में रिपोर्ट दी और उसने 2 टियर सिस्टम की बात की, 2 टियर है ना, जिसमें कि एक तो पहले बता दूं कि रिजेक्ट हो गया ऑलरेडी, ठीक है, इसको रिजेक्ट कर दिया गया, मजा नहीं आया इसमें। इसमें 2 टियर क्या क्या था? एक तो जिला लेवल पे, एक ब्लॉक लेवल पे, ग्राम स्तर पे कुछ नहीं, एक ब्लॉक में 15-20 गांव होंगे, उसकी पंचायत बनेगी वो, और फिर जिला स्तर पे, और जिला स्तर को बड़ा मजबूत बनाया गया इसमें, डिस्ट्रिक्ट लेवल को बड़ा वैल्यू दी गई, लेकिन ये रिजेक्ट कर दिया गया। क्या कर दिया गया? रिजेक्ट कर दिया गया। कंप्लीट हो गया ये? हो गया। अब तीसरी कमेटी बनाई गई, PVK राव, P फॉर पटना, V फॉर विक्ट्री, K फॉर काइट, राव साहब की कमेटी बनी 1985 में। ये कमेटी थी जो योजना आयोग की सिफारिश पर बनाई गई थी। योजना आयोग ने कहा कि भैया कोई ढंग की कमेटी बनाइए जिसपे कि इसके बारे में कुछ इसको काम किया जा सके। और इन्होंने क्या बोला कि 4 स्तर का सुशासन होना चाहिए। कितने स्तर का? 4 टियर सिस्टम होना चाहिए। कितने स्तर का होना चाहिए? 4 स्तर का, एक राज्य स्तर का, एक जिला स्तर का, एक ब्लॉक स्तर का, एक ग्राम स्तर का। इसको भी कॉन्स्टिट्यूएंटली रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन इसमें एक बात और कही गई थी कि इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलना चाहिए, संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए इस पंचायती राज व्यवस्था को, तब तक ये नहीं तो फायदेमंद हो नहीं पाएगी। तो ये व्यवस्था भी काट दी गई, PVK राव वाली भी। फिर आई डॉक्टर ML सिंघवी 1986। देखिए सारी कमेटियाँ आती हैं कि ये कमेटी किससे संबंधित है, याद रखिएगा। ये 2 तो आपको फेमस है, लेकिन ये याद रखनी पड़ेंगी। फिर आई डॉक्टर ML सिंघवी, अभी अभिषेक मनु सिंघवी के पापा, जो कांग्रेस का लीडर है ना, अभिषेक मनु सिंघवी, उनके पिताजी। तो संवैधानिक, इसमें सबसे मेन चीज़ क्या होकर के संवैधानिक मान्यता कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो PVK राव ने बोला था उसको दोबारा दोहराया और मजबूती के साथ दोहराया कि संवैधानिक दर्जा जब तक नहीं मिलेगा तब तक इस समस्या से निदान हम नहीं ले पाएंगे और इसे ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। और उसके बाद इन्होंने कहा कि एक ना ग्राम न्यायालय होना चाहिए, न्याय कोर्ट, मतलब कि जुडिशियल पावर भी गाँव को दी जाए, यहाँ तक की बात उन्होंने कही, ठीक है। उन्होंने बोला कि फाइनेंशियली मजबूत किया जाए, मतलब ये ज़्यादा पक्ष में थे कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो तो रियली हो, और अपने उस शक्ति को मजबूत करने के लिए किस प्रकार कार्य किए जा सकें उसके लिए समुचित साधन जरूर दिए जाएं, ठीक है। डॉक्टर ML सिंघवी। उसके बाद आए थुंगन कमेटी, PK थुंगन। थुंगन कमेटी किससे संबंधित है? आपके स्थानीय सुशासन से, ठीक है। 1988 में आई, याद रहेगा। 77, 57, 85, 86, 88। और इन्होंने भी संवैधानिक दर्जे देने की बात की। ये बता दूं SC/ST वुमेन के लिए PVK राव साहब ने बात की थी, ठीक है। SC/ST के लिए भी PVK राव साहब ने, और वुमेन्स के लिए कि इनको रिजर्वेशन भी मिलना चाहिए। इस बात पे मजबूती बनी रही एंड तक। ये क्लियर होता, ये हो गई हमारी कमेटियाँ। तो उस समय जब थुंगन कमेटी आई उसने भी संवैधानिक दर्जा देने की बात कही। तो फिर उस समय तो हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री थे श्री राजीव गांधी जी, उन्होंने एक कमेटी की स्थापना की, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डाला
89 में संसद में 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और जिसके कारण अंततः 1993 में 20 अप्रैल 1993 को 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था भारत में संवैधानिक रूप से लागू हो गई। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया, और ये 73वां संविधान संशोधन, जिसको कहा जाए कि इसको ऐसे उठा देता हूँ, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कभी हुआ? 24 अप्रैल 1993। किसमें? संविधान के भाग 9 11वीं अनुसूची 11th शेड्यूल और 9th पार्ट में और अनुच्छेद 243 में। इसमें 16 विषय जोड़े गए। कितनी चीज़ें जोड़ी गई? 16, एक प्रकार से 16 चीज़ें ऐड की गई, ABCD EFGH करके, ठीक है। 243 में 16 अमेंडमेंट कीजिए, और इसके अंतर्गत 11वीं अनुसूची में 29 विषय डाले गए, 29 सब्जेक्ट डाले गए, जिसके ऊपर वह कार्य कर सकते, जो पंचायती राज व्यवस्था है उसका कार्यक्षेत्र निर्धारित किया गया। इन 29 फील्ड पे पंचायती राज व्यवस्था अपना कार्य करेगी, ये निर्धारित किया गया, और एक प्रकार से अब ऑब्लिगेटरी हो गया स्टेट्स के लिए कि भैया इसको लागू कीजिए, कुछ आज़ादी के साथ, कि आपको कुछ आज़ादी दे दी जाएगी अपने क्षेत्र को, अपनी जोग्राफिकल व्यवस्था को देख के आपको इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं। ये पूर्णतः राज्य का विषय बना दिया गया एक प्रकार से, पूर्णतया राज्य का विषय। देखिए पूर्णतया राज्य का विषय तो ये 1935 का जो अधिनियम था ना, इसी में ही इसको बना दिया गया था कि पूर्णतया राज्य का विषय हो जाएगा। तो 11वीं अनुसूची में 11वीं अनुसूची 9वां भाग अनुच्छेद 243 73वां संशोधन ग्राम पंचायत से संबंधित, पंचायती राज व्यवस्था से। देखिए स्थानीय स्वशासन के 2 अमेंडमेंट है मेन, एक 73वां एक 74वां। 73वां है पंचायती राज व्यवस्था और 74वां है नगर निगम, नगरों में सेल्फ गवर्नेंस, जैसे नगर पालिका, नगर निगम है ना, नगर परिषदें जो होती हैं वो सब। तो हम 73rd करें ग्राम पंचायतें, ग्रामीण क्षेत्रों में जो रूरल है, ठीक है। इसमें ये कहा गया कि अगर किसी राज्य की जनसंख्या अगर 20 लाख से कम है तो वह चाहे तो इसको ना अप्लाई करे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये थोड़ा सा एक क्लॉज लगा दिया गया। अब जो अगली वीडियो है उसमें मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। मैं थोड़ा सा ग्लिम्स आपको दे देता हूँ कि जो 73वां संशोधन था इसके बाद ये लागू हुआ, और इसमें अनुच्छेद 243 में ABCD करके हैं 16 अमेंडमेंट किए गए। और जैसे कि इसमें 243A में कहा गया कि भाई एक ग्राम पंचायत होगी, 243B में कहा गया कि एक ग्राम पंचायत का गठन होगा, 243C में इसी प्रकार से राज्य की विधानमंडल को पावर दी गई कि एक ग्राम पंचायत कानून बना के ग्राम पंचायत में कोई भी फेरबदल कर सकती है। डी में 243D में जो SC ST वुमेन्स को आरक्षण दिया गया, तथा राज्य को यह भी अधिकार दिया गया कि अगर वो चाहे कोई और पिछड़ी जातियां हैं जिसे लगता है कि जो डिप्राइव्ड कम्युनिटी हैं उनको भी आरक्षण की आवश्यकता है तो उन्हें भी आरक्षण दे सकते हैं। जैसे कि सन 2000 में उत्तर प्रदेश सरकार ने OBC को दिया हुआ है ना। इसमें जो आरक्षण है 243D के अंतर्गत, इसके अंतर्गत दिया हुआ है कि SC ST जो वुमेन्स हैं और अलग से जो वुमेन्स हैं सबको 1/3 आरक्षण मिलना चाहिए। मतलब SC हैं उसमें भी 1/3 वुमेन्स को, और जनरल वुमेन्स में भी 1/3 वुमेन्स को जरूर आरक्षण मिलना चाहिए। अब तो कई स्टेट्स ने वुमेन्स को 50% तक आरक्षण दे दिया है, काफ़ी अच्छी बात है ये। तो आरक्षण के विषय में क्या बात की गई है 243D में, इसमें अरुणाचल प्रदेश में SC को आरक्षण नहीं है, बिकॉज वहाँ SC कम्युनिटी ही नहीं है। ये कुछ क्लॉज हैं, और मैं अगली वीडियोज़ में आपको बताऊँगा कि किन किन स्टेट्स में, क्योंकि देखिए वर्तमान में ये राज्य का विषय है कि वो किस प्रकार का पंचायती राज सिस्टम डालता है, डालना जरूर है उसको, है ना, किस प्रकार से पंचायती राज व्यवस्था को लागू करता है। तो कई स्टेट में 1 टियर है, कई स्टेट में 2 टियर है, कई स्टेट में 3 टियर है, कई स्टेट में 4 टियर है, कई स्टेट है 1 स्टेट में। पश्चिम बंगाल ऐसा स्टेट है जहाँ पे 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे हम लोग। और कई स्टेट ऐसे हैं जहाँ पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, वो भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। जहाँ पे सिर्फ अंतरजातीय काउंसिल है ना, इंटर ट्राइबल काउंसिल जो है, जो नागालैंड वगैरह, वो करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिनिश करते हैं। इस वीडियो में जितना कुछ लिखा था मैंने सब कुछ पेपर में आएगा, ऐसा कुछ नहीं जो छूटेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।